नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम हिंदी नाटक बनारस के ठग पंडवा के कुछ हिस्सों को जरा गहराई से देखेंगे। हाँ, नमस्कार। और ये साफ कर दें कि हमारा विश्लेषण जो है वो नाटक के इन्हीं उपलब्ध अंशों पर ही आधारित रहेगा। तो कहानी हमें लेके जाती है पवित्र शहर बनारस मतलब वाराणसी, वहाँ के घाटों पर। अब ये जगह आस्था का तो बहुत बड़ा केंद्र है, पर वहीं पर धोखेबाजी की कहानियां भी खूब पनपती हैं। और हमारा जो मुख्य पात्र है पंडवा, बड़ा दिलचस्प किरदार है। ऊपर से देखो तो एकदम भला आदमी, पर असल में एक शातिर ठग। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस नाटक के जरिए समझें कि आस्था, धोखा और फिर आखिर में न्याय, ये सब कैसे सामने आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और बनारस जैसी जगह है ना, अक्सर नाटकों में एक सिंबल की तरह इस्तेमाल होती हैं। आप देखें तो ये शहर खुद ही मतलब पवित्रता भी है, दुनियादारी भी है, आस्था है तो छल भी है, सब कुछ एक साथ। हाँ, और यहाँ ना जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि कैसे एक पवित्र जगह मतलब बनारस और वहाँ हो रहा है एकदम अपवित्र काम, ठगी। ये कॉन्ट्रास्ट कमाल का है। ये सिर्फ एक ठग की कहानी नहीं रह जाती फिर। हाँ, सही कह रहे हैं। ये आस्था पर शायद इंसान के स्वभाव पर ही एक टिप्पणी बन जाती है। तो चलिए पहले सीन से शुरू करते हैं। बनारस का घाट, सोचिए जरा। शाम का वक्त है, गंगा आरती की तैयारी, घंटियां बज रही हैं, शायद मृदंग भी। हवा में वो धूप बत्ती, फूलों की मिली जुली खुशबू, माहौल एकदम भक्ति वाला। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और इसी माहौल में आता है पंडवा। उसका हुलिया देखिए, साफ धोती कुर्ता, गले में कोई माला, शायद रुद्राक्ष की, कंधे पे झोला। लगता है जैसे कोई पंडा हो या बस कोई मददगार सा आदमी। और वो नए आए तीर्थयात्रियों को देखता है, हरिदास और गोकुल, फौरन समझ जाता है कि ये बाहर के हैं, शायद परेशान भी, और बड़े अपनेपन से पूछता है, नमस्ते भाई लोग, इसे देखतानी पहली बार बनारस में पधारल हैं। यहीं से उसका खेल शुरू। वो तुरंत उन्हें ठहरने को कहता है। चली आई, घरे चली, आराम से ठहरी। लेकिन मजे की बात ये कि हमें यानी दर्शकों को पहले ही बता दिया जाता है। नरेटर कहता है, लेकिन अरे यहाँ एगो पंडवा नाम के ठग भी है, जेकर चालाकी से लोग फंस जाला। हाँ। तो ये शुरू से ही साफ है कि इरादा नेक नहीं है। यहाँ एक सवाल है, ये जो नरेटर पहले ही बता देता है कि पंडवा ठग है, इससे थोड़ा सस्पेंस कम नहीं हो जाता क्या? नहीं, ये असल में एक बहुत दिलचस्प टेक्निक है। इसे ड्रामा में ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। मतलब हम दर्शक तो जानते हैं सच क्या है, कि ये आदमी ठग है, पर बेचारे वो हरिदास और गोकुल वो तो अनजान है। अच्छा। तो इससे सस्पेंस कम नहीं होता, बल्कि टेंशन बढ़ती है। हम जानते हैं कि वो लोग खतरे में हैं, और हम पंडवा की हर बात, हर हरकत को शक की नज़र से देखते हैं। और नैरेटर का ये बताना वो हमें एक तरह से आगाह करके नाटक के जो नैतिक पहलू हैं उनसे जोड़ देता है। हाँ, ये बात तो है। और पंडवा का तरीका देखिए, वो सिर्फ उनकी मजबूरी कि भाई ठहरने की जगह नहीं मिली, सही कहता नहीं पंडवा भैया, ठहराव की जगह नहीं मिलल, उसका फायदा नहीं उठा रहा। वो तो आस्था के पूरे सिस्टम को ही इस्तेमाल कर रहा है। तीर्थ यात्रा पर आदमी वैसे ही नई जगह पर थोड़ा इनसिक्योर महसूस करता है, जल्दी भरोसा कर लेता है। पंडवा इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाता है। उसका पहनावा, उसकी बातें, वो मदद करने का अंदाज, सब कुछ भरोसे के लिए ही डिजाइन किया हुआ है। अगर इसे हम बड़े पिक्चर में देखें तो ये दिखाता है कि कैसे वो जो ऊपर की शराफत है, ऊपर की पवित्रता है, वो धोखे का सबसे खतरनाक हथियार बन सकती है। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सीन पर। ये सीन है पंडवा के घर का। और यहाँ पंडवा और उसकी पत्नी की बातचीत से उनके असली इरादे एकदम साफ हो जाते हैं। वो उसी रात उन बेचारों को लूटने का प्लान बना रहे हैं। हाँ, प्लान सामने आ जाता है। पत्नी बड़े उत्साह में है, कहती है, भैया आज रात सब ले जाएब, तीर्थयात्री बहुत भोला बा। और पंडवा का कॉन्फिडेंस तो देखो, जवाब देता है, हाँ हाँ, रात के इंतजार करी। अब सब देखिए चालाक पंडवा के कमाल। हाँ। और कमाल की बात यह कि उधर वो तीर्थयात्रियों को पूरी तसल्ली दे चुका है। कहा था, चिंता मत करी भाई लोग, हमार हाथ सुरक्षित बा। और पहले ये भी कहा था, हमारे घर सब सुरक्षित, धन संपत्ति जेवर सब। यहाँ बात और पेचीदा हो जाती है। ये तो बहुत सोचा समझा विश्वासघात है। बिल्कुल, ये सिर्फ चोरी नहीं है, ये भरोसे का कत्ल है। हमारी संस्कृति में तो अतिथि देवो भव कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल। पांडवा न सिर्फ उन्हें पनाह देता है, बल्कि सुरक्षा का वचन भी देता है, हमार हाथ सुरक्षित बा। इस वादे को तोड़कर वो सामाजिक और नैतिक दोनों स्तरों पर गुनाह कर रहा है। वो मेहमान नवाजी, भरोसे की जो हमारी परंपरा है,
उसका मजाक उड़ा रहा है। सही कह रहे हैं। और नैरेटर की टिप्पणी फिर से देखिए कितनी सटीक है। ई पंडवा के चालाकी, भक्ति के नाम पर धोखा। ये लाइन सिर्फ पंडवा के काम की बुराई नहीं कर रही, ये उस बड़ी समस्या की तरफ इशारा कर रही है कि कैसे धर्म और भक्ति का चोला पहनकर भी लोग अपना उल्लू सीधा कर सकते हैं। शायद नाटककार यही दिखाना चाह रहा है। बिल्कुल। इसके बाद आता है तीसरा सीन, रात में चोरी। अंधेरा घना है, तीर्थयात्री सो रहे हैं और पंडुआ और उसकी पत्नी चुपके से उनका सारा सामान, जो भी पैसे गहने हैं, सब उठा रहे हैं। और विडंबना देखिए, बाहर जो चौकीदार पहरा दे रहा है वो भी सो रहा है। सब कुछ उनके पक्ष में। पंडवा पत्नी को कहता है, चलू भाभी, सब सामान उठाए, आज रांझा रात बनारस के घाटी सोवदबा। मतलब रात का सन्नाटा, शहर सोया हुआ है, उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं जी। और जैसा नैरेटर हमें बताता है, ये पहली बार नहीं है। और ऐसन चालाकी से पंडवा कई राता तक लोगन के धन हड़पते रहे। मतलब ये उसका रोज का काम बन गया, पेशा है उसका। यहाँ ना अपराध की जो प्लानिंग है उस पर ध्यान देना चाहिए। ये कोई अचानक गुस्से या लालच में किया गया काम नहीं है। पंडुआ मौके की तलाश में रहता है, शिकार चुनता है, भरोसा जीतता है और फिर सही टाइम पर अटैक। बनारस की घाटी सोवत बा, ये लाइन सिर्फ रात के सन्नाटे के बारे में नहीं है। हो सकता है ये एक इशारा हो समाज की तरफ भी, कि समाज कहीं सोया हुआ है या लापरवाह है, जिसका फायदा पंडुआ जैसे लोग उठाते हैं। अपराध अंधेरे में छुपे हुए ही तो पनपता है। लेकिन कहते ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन भरता ही है। चौथा सीन आता है और कहानी पलट जाती है। पंडवा का पर्दाफाश। घाट पर ही शायद अगले दिन सुबह एक यात्री, हो सकता है वही हरिदास हो या कोई और, पुलिस के दारोगा के साथ आता है और सीधा पंडवा को ललकारता है। अच्छा, यानी मुआवजा? हाँ, यात्री गुस्से में है, कहता है, पंडवा आज तहार खेल खत्म, दिखा हम पुलिस के बुला लियानी। दारोगा भी पुष्टि करता है, पंडवा अब तहरीर बा, चोरी पकड़ा गईल। और अचानक पंडवा की सारी हेकड़ी निकल जाती है। वो डर जाता है, हकलाने लगता है, गिड़गिड़ाता है, दुख हो गईल, हम गरीब आदमी हैं। खुद को बेचारा साबित करने की कोशिश। लेकिन दारोगा सख्त है, कहता है चलो थाने सबूत के साथ। सबूत आ गया सामने। और तभी वहां जो भीड़ जमा है, जिसे नाटक में जनसमूह या कोरस कहा है, वो एक साथ बोल पड़ती है, धोखा चाहे जितना भी चालाक, सच सामने आई जाला। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि समाज कैसे रिएक्ट करता है। हाँ, ये सीन कई वजहों से बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो सच की ताकत। जैसे ही सबूत और कानून का प्रतीक दरोगा सामने आता है, पंडुआ का जो झूठा नाकाम था वो फट जाता है। सारी चालाकी, सारा आत्मविश्वास, सब डर में बदल जाता है। बिल्कुल। दूसरा, ये जो जनसमूह या कोरस है, लोग नाटकों में कोरस अक्सर समाज की आवाज बनता है ना, वो नैतिक टिप्पणी करता है। यहां उनका एक साथ बोलना, धोखा चाहे जितना भी चालाक, सच सामने आ ही जाला, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये दिखाता है कि समाज चाहता है कि न्याय हो। हाँ, ये बात तो है। इससे वो अहम सवाल उठता है कि समाज की जो कलेक्टिव चेतना है वो अन्याय के खिलाफ कब जागती है, कैसे जागती है। नाटक दिखाता है कि जब सच सामने आ जाता है तो समाज चुप नहीं बैठता, वो न्याय के साथ खड़ा होता है। ये पंडुआ के गुनाह को सिर्फ इसका निजी गुनाह नहीं रहने देता, उसे सामाजिक बना देता है। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। अब कहानी पहुंचती है अपने अंजाम की तरफ। 5वां सीन, अदालत का। यहाँ बहुत डिटेल नहीं है, पर बात एकदम साफ है। जज साहब सबूत और गवाहों के बयान सुनते हैं और फैसला सुनाते हैं। जी, फैसला। जज कहते हैं साक्ष्य और गवाह के अनुसार पंडवा दोषी पाउल गईल बा और फिर कानून के हिसाब से उसे सजा मिलती है। कानून अनुसार सजा देहिल जाई। इस पर जनसमूह फिर से अपनी संतुष्टि दिखाता है। सच्चाई की जीत, धोखा के हार। देता है कि धोखेबाज चाहे कुछ वक्त के लिए बच निकले, आखिर में कानून और व्यवस्था का शिकंजा कस ही जाता है। सत्य की जय का जो नारा यहाँ लगता है वो पूरे नाटक का जो सेंट्रल थीम है कि सच आखिर में जीतता ही है, उसे पक्का करता है। एक तरह से ये ऑर्डर और नैतिकता की वापसी है। अब हम आते हैं छठे और आखिरी सीन पर। यह सीन बाकी सबसे थोड़ा अलग है। यहाँ स्टेज का माहौल बदलता है, शायद आज के जमाने का इशारा देने के लिए। एक कंटेम्प्रेरी सा दिखने वाला नागरिक स्टेज पर आता है और सीधा ऑडियंस से बात करता है। अच्छा, एक तरह का एपिलॉग। हाँ, कह सकते हैं। वो कहता है, भाइयों बहिनी, कहानी पुरान बा, लेकिन सीख आजो खाम आवेला।
इसके बाद, और हम इसे वैसे ही बता रहे हैं जैसा स्रोत में है, बिना किसी तरफदारी के, वो मौजूदा सरकार के दौर में प्रशासन की सख्ती का जिक्र करता है। मोदी योगी सरकार में प्रशासन चुस्तवा, ऐसे ठग अब आसानी से धोखा ना दे सके। स्रोत में ये उल्लेख है। हाँ, और साथ ही वो ये भी कहता है कि अब लोग भी ज्यादा जागरूक हो गए हैं। जनता अब जाग गई बा, विश्वास सिर्फ ईमानदारी पर। देखिए, इस आखिरी हिस्से को नाटक के संदेश की तरह देखना जरूरी है। हमारा काम यहाँ इस राजनीतिक या सामाजिक टिप्पणी का विश्लेषण करना नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये समझना है कि स्रोत के मुताबिक नाटककार इसके जरिए क्या कहना चाह रहा है। ऐसा लगता है कि नाटककार कोशिश कर रहा है कि वो जो पुरानी कहानी है उसे आज के समय से जोड़े। अच्छा। वो शायद ये दिखाना चाह रहा है कि पंडवा जैसे ठग सिर्फ इतिहास की बात नहीं है और धोखे से सावधान रहना आज भी उतना ही जरूरी है। जैसा स्रोत में लिखा है, नाटककार आज के प्रशासन और बढ़ती जागरूकता को इस समस्या के हल की तरह पेश करता है। ये नाटक के अंदर का एक नजरिया है जिसे हम बस यहाँ बता रहे हैं। अहम बात यह है कि वो पुरानी कहानी की सीख को आज से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और आखिर में नरेटर, धोखा चाहे कितना भी मीठा लगे, सच एक दिन जीत ही जाला। और जनसमूह सत्य के जय एक बार फिर नाटक के मूल नैतिक संदेश सत्य की विजय को दोहराते हैं। और यही पूरे नाटक का निचोड़ है जो समय से परे है। तो इस पूरे चर्चा से हमने क्या समझा? हमने बनारस के घाट पर पंडवा के उस लुभावने रूप से शुरू किया, फिर उसकी धोखेबाजी, उसकी चोरी देखी, और फिर उसका पर्दाफाश और सजा तक पहुंचे, और आखिर में नाटक ने एक आज का एंगल भी जोड़ा। तो शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि बाहरी चमक दमक और मीठी बातों पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। सही बात। और अन्याय चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, सच कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। बिल्कुल सही कहा। और ये नाटक ना हमें आज के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, इसमें आस्था और धोखे का जैसा जाल बुना गया है, वो आज के इस डिजिटल युग में जहां इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन दोनों ही इतनी तेजी से फैलती हैं, वहां भरोसे के इस उलझे हुए मुद्दे पर क्या कहता है? ये तो सोचने वाली बात है। मतलब जब इतनी आसानी से कुछ भी सच या झूठ बनाकर फैलाया जा सकता है, तब हम किस पर और कैसे भरोसा करें? ये सवाल नाटक हमारे लिए छोड़ जाता है।